हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है आज की क्लास में। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई है। किसको बनाया गया है? तो शांति कुमारी को। किसको बनाया गया है? शांति कुमारी को बनाया गया है। देखिएगा, ए शांति कुमारी इनका नाम है। शांति ए शांति कुमारी। ए शांति कुमारी को बनाया गया। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। कौन? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आपको याद रखना है। ए शांति कुमारी। नाम क्या है? ए शांति कुमारी, जिन्हें तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिएगा, तेलंगाना की ये पहली महिला नियुक्त हुई है। अब वहां पर पहली महिला नियुक्त हुई है, पुरुष थे। कौन थे? उनका नाम, मतलब ये किसके स्थान पर आए हैं? तो सोमेश कुमार के स्थान पर आए। किसके? सोमेश कुमार के स्थान पर आए। सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया। किसके स्थान पर आए हैं? सोमेश कुमार के स्थान पर आई हैं। सोमेश कुमार के स्थान पर आई हैं। अब इनको कहां पर भेज दिया गया? अब इन्हें आंध्र प्रदेश। कहां भेज दिया गया? आंध्र प्रदेश। अब इन्हें आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश से कटकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। कब? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके। गठन कब किया गया? 2 जून 2014। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। कौन? के चंद्रशेखर राव। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और देखिएगा, याद रखिएगा, तेलंगाना किससे कटकर बना था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के बारे में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब उससे तेलंगाना 2 जून 2014 को कटकर बना। तो सीएम इसके के चंद्रशेखर राव और वर्तमान में राज्यपाल तमिलराई सौंदरराजन। कौन है? राज्यपाल मतलब गवर्नर तमिलराई सौंदरराजन। तमिलराई सौंदरराजन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। ये हो गई तेलंगाना की बात। आगे देखिएगा, हिमा कोहली। तो हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट में है। कहां पर है अब वर्तमान में? सुप्रीम कोर्ट में। और देखिएगा, तेलंगाना की पहली महिला, तेलंगाना न्यायालय की या तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कहां की? तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये याद रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हिमा कोहली। आगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो
स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसका अनावरण किसने किया था? मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। हैदराबाद में स्थित है। 216 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कितनी? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी 216 मीटर, 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में है, तेलंगाना। अब देखिएगा ये प्रतिमा है किसकी? तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजम की प्रतिमा है। किसकी? संत रामानुजम की प्रतिमा है। मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। संत रामानुजम की प्रतिमा है। संत रामानुजम की प्रतिमा। आगे देखिएगा रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में। इसका अन्य नाम रामप्पा मंदिर है, जो कि यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को में शामिल है रुद्रेश्वर मंदिर। इसको अन्य नाम के से जानते हैं, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर यूनेस्को में भी शामिल है। किसमें? यूनेस्को में शामिल है। रामप्पा मंदिर है कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। याद रखिएगा। आगे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अभियान किसने लॉन्च किया था? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब फ्री में होम डिलीवरी मेडिसिन की होगी। किसकी? दवाइयों की फ्री में होम डिलीवरी। ये कोविड के टाइम में शुरू किया गया था। कहां पर? तेलंगाना की योजना। कहां की? तेलंगाना। तेलंगाना। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, जादूनामा नामक किताब का विमोचन किया गया। किसका? जादूनामा नामक किताब है, उसका विमोचन किया गया। अब देखिएगा याद करने का तरीका, जादूनामा और जावेद अख्तर किस पर लिखी गई है? जावेद अख्तर पर लिखी गई है। यही आपको याद रखना है, जादूनामा जावेद अख्तर। तो जादूनामा जावेद अख्तर पर लिखी गई। किस पर? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर पर लिखी गई है। जादूनामा जावेद अख्तर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जादूनामा जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब है। इसका अनावरण किया गया। किसका? जादूनामा किताब का अनावरण या विमोचन किया गया। अरविंद मंडलोई द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा? अरविंद मंडलोई द्वारा इसको लिखा गया है। लिख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जावेद अख्तर किस पर लिखी गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद मंडलोई द्वारा, अरविंद मंडलोई, मंडलोई, अरविंद मंडलोई द्वारा लिखी गई, लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद मंडलोई द्वारा लिखी गई। और देखिएगा इसके बारे में और अधिक जानकारी, तो मंजुल पब्लिकेशन द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मंजुल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें लगभग 450 पन्ने हैं। कितने? ये भी लिख लीजिएगा, मंजुल पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। द्वारा प्रकाशित, मंजुल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें लगभग 450 या 450 पन्ने हैं। कितने? 450 पन्ने हैं। 450 पन्ने। आपको ये ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है जावेद अख्तर, जादूनामा जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर आप जानते ही होंगे। जावेद अख्तर कौन थे? तो ये अनुभवी लेखक थे, गीतकार और राजनीतिककार थे। कौन? अनुभवी लेखक थे, गीतकार भी थे और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। गीतकार और लेखक, अनुभवी लेखक, अनुभवी लेखक और एक राजनीतिक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। राजनीतिक
कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। आगे देखिएगा, स्पेयर नामक संस्करण, स्पेयर नामक एक संस्करण लॉन्च किया गया, प्रिंस हैरी ने लॉन्च किया। किसने? प्रिंस हैरी ने इसका विमोचन किया है। प्रिंस हैरी का संस्करण है, इसका है प्रिंस हैरी का संस्करण। लॉन्च किसने किया? प्रिंस हैरी ने अपना ही संस्करण जारी किया है स्पेयर नामक शीर्षक से। किससे? स्पेयर नामक शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है। तो स्पेयर नामक शीर्षक या स्पेयर नामक संस्करण जारी किसके द्वारा किया गया? प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी द्वारा अपना संस्करण, संस्करण प्रिंस हैरी द्वारा अपना संस्करण जारी किया गया है। आगे देखिएगा, और शीर्षक याद रखना, शीर्षक कौन सा है? स्पेयर नामक शीर्षक। कौन सा? स्पेयर नामक शीर्षक है। आगे देखिएगा, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म। क्या? ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, ये याद रखना, ये क्या है? एक स्टोरी है जो कोविड-19 पर लिखी गई है। किस पर? कोविड-19 पर लिखी गई। तो ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, ये एक स्टोरी है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म। इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है। क्या है? इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है। इसको लॉन्च किया गया है। ये है क्या? एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया या इसका विमोचन किया गया। ये क्या है? पुस्तक को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विमोचन, विमोचन, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका विमोचन किया गया। आगे देखिएगा, एशिया का परमाणुकरण, ये भी क्या है? एक पुस्तक है, एशिया का परमाणुकरण। ये एक फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रेने बाबा, फ्रांसीसी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो एशिया का परमाणुकरण, एशिया का परमाणुकरण याद रखिएगा, रेने बाबा द्वारा लिखी गई, रेने बाबा, रेने बाबा द्वारा लिखी गई पुस्तक, द्वारा लिखी गई पुस्तक। किसके द्वारा? रेने बाबा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अब देखिएगा, रेने बाबा कौन थे? एक फ्रांसीसी लेखक है। कौन? फ्रांसीसी लेखक। ये एक फ्रांसीसी लेखक है, ये भी याद रखिएगा, फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा। याद रख लीजिएगा, एशिया का परमाणुकरण रेने बाबा ने लिखा है। आगे, अनजान साक्षी आत्मकथा, इसका विमोचन किसने किया? महेंद्र सिंह धोनी ने इसका विमोचन किया। किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने इसका विमोचन किया था। अभी इसको हम पढ़ा चुके। और ये किस पर लिखी गई आत्मकथा है? बताइएगा। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार पर। किस पर? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार पर लिखी गई आत्मकथा है। किसकी है? प्रोफेसर के गफ्फार या प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? शरद यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनका राजनीतिक करियर बिहार से जुड़ा हुआ था। कहाँ से? राजनीतिक करियर ज्यादातर बिहार से जुड़ा हुआ था। देखिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, इनका निधन हो गया 75 वर्ष की आयु में इनका निधन। तो 75 वर्ष की आयु में, निधन। कितने वर्ष की आयु में? 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये थे कहाँ के?
तो शरद यादव कहाँ के थे? बिहार में राजनीति से पहचान हुई इनकी। कहाँ से? बिहार में राजनीति से पहचान हुई। मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ज्यादातर बिहार राजनीति से जुड़े थे। कहाँ से जुड़े थे? बिहार की राजनीति से ज्यादातर ये जुड़े हुए थे। अब देखिएगा इनकी एक पार्टी भी थी। इनकी एक पार्टी जो 2018 में इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उसका 2022 मार्च 2022 में आरजेडी में विलय हो गया। किसमें? आरजेडी में 2022 में विलय हो गया। बनाई कब थी पार्टी? 2018 में। राजनीतिक पार्टी राजनीतिक जनता दल 2018 में जनता दल नामक पार्टी बनाई और इसका 2022 मार्च में विलय हो गया। विलय किसमें हो गया? आरजेडी में। किसमें? आरजेडी में इसका 2022 मार्च में विलय हो गया और ये ज्यादातर जेडीयू से भी जुड़े रहे। किससे? जेडीयू। आरजेडी के ये वरिष्ठ नेता थे। जेडीयू का जब 2003 में गठन हुआ तब से 2016 तक, कब? 2003 से 2016 तक उसमें अध्यक्ष रहे। देखिएगा आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे। 2003 में जेडीयू का गठन। 2003 में जेडीयू का गठन। जेडीयू का 2003 में गठन हुआ और 2003 से और 2016 तक अध्यक्ष रहे। 2003 से 2016 तक जेडीयू के अध्यक्ष रहे और सबसे पहले अध्यक्ष अगर जेडीयू के पूछा जाए तो कौन थे? शरद यादव। शरद यादव जेडीयू के पहले अध्यक्ष थे। देखिए ये 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा में रहे। 7 बार लोकसभा, 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा। 3 बार राज्यसभा से और 7 बार लोकसभा से ये रहे। अब देखिएगा जेफ ब्रेफ का निधन। जेफ ब्रेफ का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो जेफ ब्रेफ याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक थे। कौन थे? गिटार वादक थे। कहाँ के? ब्रिटिश गिटार वादक। आगे देखिएगा केसारी नाथ त्रिपाठी। केसारी नाथ त्रिपाठी कौन थे? पूर्व राज्यपाल। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। आगे लता मंगेशकर, ये महान संगीतकार थी। कौन? संगीतकार, भारत की महान संगीतकार। तो महान संगीतकार। आगे शिंजो आबे, जापान के पूर्व पीएम। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसकी? शिंजो आबे। कहाँ के? जापान के पूर्व पीएम। याद रखिएगा, जापान के पूर्व पीएम। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, पृथ्वी के जैसे प्लेनेट की खोज। पृथ्वी के जैसे सेम प्लेनेट की खोज की गई। इसमें दावा किया जा रहा है कि 95% पृथ्वी के जैसा आकार का है। क्या दावा किया जा रहा है? कि 95% पृथ्वी के आकार का है। खोज किसने की है? नासा ने। नासा कहाँ की कंपनी है? तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की?
नासा अमेरिका की, तो नासा ने खोज की है NASA। भारत की अगर बात करते हैं, भारत की इसरो है, और जापान की जाक्सा। याद रखिएगा ये भी। तो पृथ्वी के जैसे सेम प्लेनेट की खोज की है किसके द्वारा की गई? नासा के द्वारा। नासा ने TESS उसका सैटेलाइट है, कौन सा? TESS सैटेलाइट की मदद से देखिएगा, TE सैटेलाइट ये नासा का ही सैटेलाइट है, नासा का सैटेलाइट। तो नासा के सैटेलाइट TES की मदद से नासा ने इसकी खोज की है। अब देखिएगा, अब इसमें दावा क्या किया जा रहा, पहले नाम लिख लीजिएगा, TOI 700E। नाम क्या दिया गया? नाम TOI 700E। TOI 700E इसका नाम दिया गया। याद रखिएगा, TOI 700E नामक पृथ्वी के जैसे उपग्रह की खोज की गई। तो खोज किसने की है? नासा ने। किसने की है? नासा ने। अब देखिएगा, अब इसमें दावा क्या किया जा रहा है कि उसकी सतह पर पानी भी है, या पानी जैसा पदार्थ है। दावा क्या किया जा रहा है? दावा उसकी सतह पर पानी। ठीक, एक तो ये दावा किया जा रहा है कि उसकी सतह पर पानी जैसा कोई पदार्थ है, तरल पदार्थ है, और आकार में पृथ्वी जैसा 95% आकार में पृथ्वी के जैसा है। आगे देखिएगा, होप मिशन, ये कहाँ का मिशन है? तो होप मिशन ये कहाँ का? मंगल मिशन है, UAE का। कहाँ का? UAE का मंगल मिशन है, UAE का मंगल मिशन। आगे देखिएगा, मंगल से चट्टानों के नमूने भेजे। तो मंगल से चट्टानों के नमूने किसने भेजे हैं? कौन भेज रहा है? परसिवरेंस रोवर, अमेरिका के द्वारा भेजा गया परसिवरेंस रोवर। आगे, सबसे सस्ता कृत्रिम हृदय, एक कृत्रिम हृदय बनाया गया है, सबसे सस्ता, बिल्कुल सस्ता है, सबसे सस्ता बनाया गया कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? भारत ने। भारत में कानपुर IIT द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है सबसे सस्ता कृत्रिम हृदय, IIT कानपुर। आगे, पेरू आपने सुना होगा, हम ये पढ़ा चुके हैं, PAYRUP। पे मतलब पे से संबंधित है, पेमेंट से संबंधित है। जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे चलते हैं, इसी तरीके का ये भी चलाया गया। ये फास्ट सर्विस देगा। क्या देगा? फास्ट। तो भारत का सबसे तेज पेमेंट, भारत का सबसे तेज पेमेंट ऐप, भारत का सबसे तेज पेमेंट ऐप कौन सा है? पेरूप। इसमें 5% कैशबैक भी मिल रहा है। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलाया गया। कहां पर? लाल किले पर। तो कहां पर? नई दिल्ली में। लाल किला कहां पर है? नई दिल्ली में एक प्रोग्राम चलाया गया, जय हिंद। कौन सा प्रोग्राम? जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जय हिंद द लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। याद रखिएगा, जब कोई चीज सजाई जाती है तो उसमें लाइट और साउंड लगाया जाता है। किसको? लाइट और साउंड को लगाया जाता है। तो द न्यू लाइट, इसी तरीके से लाल किले में सजावट के लिए, मान लीजिएगा कि लाल किले में सजावट के लिए लाइट और साउंड लगाया गया। किसको लगाया गया? लाइट और साउंड को लगाया गया। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम,
तो लाल किले में है, वहां पर जयकारा किसका लगेगा? जय हिंद। किसका? जय हिंद, जय भारत का। तो जय हिंद नामक प्रोग्राम चलाया गया, द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने उद्घाटन किया नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। इसमें देखिए इतिहास की एवं वीरता की, इतिहास में जो भारत के इतिहास में वीरता की कहानियां हैं 17वीं शताब्दी के बाद की, 1857 के बाद जो वीरता की कहानियां हैं उनको दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। भारत के इतिहास की, भारत के इतिहास की, इतिहास वीरता की कहानियों पर आधारित होगी, पर आधारित होगी। अब देखिए ये इतिहास जो होगी 17वीं शताब्दी, इतिहास जो होगी 17वीं शताब्दी से आगे देखिएगा। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू में लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए? भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया? बीपीसीएल ने। बीपीसीएल ने लॉन्च किया। किसने? बीपीसीएल ने। कहां पर? जम्मू में। तो जम्मू में बीपीसीएल ने लॉन्च किया। काहे के लिए? तो भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए इसको लॉन्च किया गया। आगे देखिए प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। आगे देखिएगा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब महोत्सव और दिवस याद रखिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और महोत्सव की अगर बात करते हैं तो महोत्सव 12 से 16 कब मनाया जाएगा? 12 से 16 जनवरी। 12 से 16 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1984 से इसकी शुरुआत हुई थी। और युवा महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा था? 26वां। कौन सा? 26वां। याद रखिएगा। आगे मुख्यमंत्री आवासीय भूमिधर योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमिधर योजना को शुरू किया गया। कहां पर लॉन्चिंग हुई? अभी कुछ दिन पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। तो कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं, आते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।